हेलो नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेंगुरिया है। आप सदन देख रहे हैं। सदन हमारा डेली पार्लियामेंट्री बुलेटिन, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि सदन के भीतर क्या हुआ और उसके इर्द गिर्द किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। इसमें हमारे मेहमान होते हैं, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स। मेहमान क्यों, हमारे साथी होते हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स। आज के पैनल में है असद जी, जो अपोजिशन कवर करते हैं, विकास जी, जो लोकसभा और भाजपा पर पैनी निगाह रखते हैं, और जतिन आनंद, जो भाजपा और जो सत्तारूढ़ दल है उस पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं, उसके अलायंस पार्टनर्स पर भी, क्योंकि ये इनका स्पेशल फोटे है। मैंने पिछले कई एपिसोड्स में समझा। आज हम आपको 4 सवालों से हम वाबस्ता होंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के आसपास भाजपा और कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स में कैसे हैं, उनके लिए किस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है। कांग्रेस के लिए क्या ये एक असहज स्थिति है, क्योंकि वो अपने 16 विधायकों के साथ झामुमो की सरकार में गठबंधन में है। तो पहला ये। सेकंड क्वेश्चन हम डील करेंगे कि फेसबुक, मतलब मान लीजिए मेटा, मान लीजिए, क्योंकि मेटा ही वो कंपनी है जिसके अंतर्गत, जिसके पूरी लीडरशिप में फेसबुक, इंस्टाग्राम आते हैं। तो इस लीडरशिप ने आज जब बात की है सरकार से, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि एक दावा आया पीटीआई की तरफ से कि इन्होंने माफी मांगी। उसकी इंटरनल मीटिंग में क्या, वो हम बताएंगे। और किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात पर हम बात करेंगे कि सदन हमें आगे चलते हुए कैसे दिख सकता है। शुरू करते हैं। असद, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसकी परिणति हुई। 25 जुलाई शनिवार को इस्तीफा हुआ था। झारखंड में जो कुछ हो रहा है, उस बीच में कांग्रेस चूंकि गठबंधन में है, उनके लिए किस तरह की स्थिति है, वो इसको कैसे देख रहे हैं। क्योंकि बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि अब राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, या कांग्रेस चूंकि वहां सत्ता में है तो इस पर लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो जो व्हाट अबाउटरी, लेकिन एक बहुत ही सही किस्म का सवाल या निशान जो उठ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए ये परेशानी का विषय तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस एक तरफ संसद में और संसद के बाहर बार बार छात्रों की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की डिमांड भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने रखी थी। अब जो झारखंड में हो रहा है, अगर उस पर कांग्रेस चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है और कुछ भी नहीं करती है, और उसको अपना, क्योंकि वो उस प्रदेश झारखंड में गठबंधन की सरकार में है, जेएमएम के साथ, हेमंत सोरेन जी के साथ, तो अगर कांग्रेस इसमें कुछ नहीं बोलती है तो फिर वो एक डबल स्टैंडर्ड का आरोप उन पे जरूर लगेगा। बट कांग्रेस ने आज के राजू, जो उनके एक सीनियर नेता हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, वो उनको आज झारखंड भेजा है। झारखंड वो गए और उन्होंने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है वहाँ पे, और उनको बुलाया है कि इस मुद्दे का रेजोल्यूशन, इसको रिजॉल्व और इसको मतलब इसको सुलझाने की कोशिश जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि अगर आप एक मुद्दे को दिल्ली में उठा रहे हैं और उसी मुद्दे पे झारखंड में अगर आप चुप्पी कर लेंगे, तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, जिसके लिए अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस अगर हेमंत सोरेन जी पे प्रेशर बनाएगी, तो रेजोल्यूशन आना भी हो सकता है कि आने वाले समय में छात्रों की मांग पे भी हमें कुछ देखने को मिले। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जब आप विरोध कर रहे हैं और आपकी ही सरकार में, आपकी ही निगरानी में अगर इस तरह की चूक हो रही है कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। जी विकास जी, भाजपा के लिए स्थिति कैसी है, क्योंकि अभी अभी वो एक मुंह की खाकर चुके हैं जब उनके मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो भाजपा, मैं भाजपा का समझना चाह रहा हूँ कि भाजपा के लिए झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कैसे देख रही है। मान लीजिए अगर, क्योंकि हम भाजपा का जो झारखंड वाला पेज अगर देखते हैं, उस पर एक्टिवनेस है, लेकिन भाजपा इस तरह से इनकैश नहीं कर रही है इस मुद्दे को। जैसे अमूमन हमने देखा है कि विपक्ष में भाजपा बहुत एग्रेसिव होती है, तो यहाँ इस चुप्पी को डिकोड कीजिएगा या कम एग्रेसिवनेस को। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, ऐसा नहीं है कि भाजपा कुछ भी नहीं कर रही। मतलब एमपीज ने आज जो झारखंड से रिलेटेड थे, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने भी धरना दिया। जेपीएससी के ऑफिस में भी बीजेपी के लोग गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो भाजपा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें हैं कि आपका मतलब है कि भाजपा जितने व्यापक तौर से इसको इशू बना सकती है, शायद उतना नहीं बना रही है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। आलोचकों ने यही कहा। तो मेरा तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो देखिए ये है कि इन मूवमेंट्स के नेचर को आपको समझना पड़ेगा। पहला मूवमेंट जैसे कि जो दिल्ली में हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए था, वो जो आंदोलन था वो केवल दिल्ली तक नहीं रहा। उसको हमने मुंबई में देखी बड़ी रैली, पुणे में देखी, हमने पटना में बहुत हंगामा होता देखा, इवन लाठीचार्ज होते देखे। AK-47 बिहार में, सिवान में सुनने को आई। एक पुलिस वाला सस्पेंड भी हुआ।
तो एक चीज तो ये है कि ये उस तरह के आंदोलन उसके जस्ट बाद झारखंड में हुआ है, जहाँ के रीजनल इशू पे हुआ है, पेपर लीक्स पे, जो नेशनल नहीं है, वहाँ का रीजनल इशू है। तो क्योंकि ये एक के बाद एक हो रहे हैं, पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि उस तरह के आंदोलन नहीं है जो कि लेड बाय एबीवीपी या लेड बाय एनएसयूआई या लेड बाय एसएफआई, ये काफ़ी हद तक स्पॉन्टेनियसली अचानक से उभर जा रहे हैं। तो पहली चीज़ कि भाजपा है या युवा मोर्चा है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इनका कितना वहाँ लोकल स्टैंड आई है, कितनी इनकी एबिलिटी है वहाँ पे उस आंदोलन के शीर्ष पे नज़र आने की, पहला तो वो डाउटफुल है। दूसरा, अगर हम ये माने कि वो चाहते भी हैं लेकिन उतना नहीं दिख पा रहे हैं जितना उनको दिखना चाहिए था, एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि एक तो वही आरोप उनकी केंद्र सरकार पर आया है, एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो जब वही चीज़ 6 दिन पहले आपके साथ हुई है और वो आज झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार के साथ हो रही है, तो आपकी जो एबिलिटी है उसको पूरी तरह उस इशू पर एक तरह से चढ़ जाने की कन्विक्शन के अलावा वो रिसेप्शन होना लोगों में। तो अगर आज भाजपा के लोग बोले कि देखो यहाँ पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि अभी आपके शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा केंद्र में हुआ है। तो एक तो क्या है कि क्योंकि ये पहले भाजपा जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उसके अगेंस्ट आंदोलन शुरू हुआ, अब जाके एक विपक्षी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया है, तो थोड़ी एबिलिटी भाजपा की लिमिट हो जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने में ये भी लग सकता है कि भाई अभी तो आपके साथ हुआ, ये सवाल आएगा। एक वो है जो मैंने बोला पक्ष। दूसरा पक्ष हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि जब ये छात्र आंदोलन दिल्ली में हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट, उसमें कांग्रेस शीर्ष पर क्यों नहीं थी? क्या कांग्रेस ढीली पड़ी हुई थी? उसका कारण ये है कि जो आंदोलन का स्वरूप है, ये स्वरूप किसी छात्र संगठन से नहीं आता जो कि कांग्रेस या भाजपा का छात्र संगठन है। इसका नेचर ज़्यादा स्पोरेडिक है, स्पॉन्टेनियस है। इसलिए भाजपा जितना कर रही है, कुछ खबर आ रही हैं, लेकिन शायद परिस्थिति ऐसे ना हो कि ऐसा समझ में आए कि भाजपा लेड मूवमेंट है, क्योंकि शायद वो नहीं भी है, मतलब पक्का ही नहीं है। तो उस सेंस में लिमिटेशंस भी हमको बीजेपी के समझने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी तरफ से उतने प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं जिसका हम आज भी आप गूगल कर दीजिए, खबरें मिल जाएंगी, लेकिन वो इस परिस्थिति में नहीं है कि उस आंदोलन को अपना बना लें अभी। क्योंकि हम तो नागरिक के तौर पर ये चाहेंगे कि सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो सरकार से और सत्ता से अपने अपने स्टेट में, अपने संसद में सवाल पूछें कि छात्रों के लिए न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, परीक्षा व्यवस्था में धांधली क्यों है। अब मैं अगले सवाल पर आने से पहले दर्शकों के यहाँ 2 बात क्लियर कर देते हैं। झारखंड में जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह है 2 कमीशंस की। एक है जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक है जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये 2 ऐसे बोर्ड हैं जिनसे भर्तियां होती है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अब इसमें कई गड़बड़ियां लगातार कई सालों से सामने आ रही हैं। मसलन OMR शीट गायब हो जाती है, मसलन कि जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर वो कोर्ट से भर्ती रद्द होती है, कई बार जो है पेपर की लीक की धांधली है। तो ऐसे कई पूरा बना हुआ, बहुत सालों से आया हुआ गुस्सा है जो अब प्रोटेस्ट के रूप में आपको दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम यानी कि सौरभ द्विवेदी, रजत सेन, सिया और मोहन, ये चारों लोग हमारे ग्राउंड पर हैं। वहां से भी आप झारखंड से आप कई रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में देखेंगे, और उससे पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया ही था कि वहां प्रोटेस्ट का कारण क्या है। अगले सवाल पर जाऊं उससे पहले आपको लोकसभा की कार्यवाही बता देता हूं। उसमें एक ही इफेक्टिव पार्ट है। 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, उसके बाद ओम बिरला की अध्यक्षता में सभा शुरू होती है। ओम बिरला ने वही कहा जो पहले उन्होंने कहा था कि सदन की गरिमा को भंग ना करें, उसकी गरिमा कम ना करें, और अलग अलग वेश धर कर ना आए और नारेबाजी करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा ओम बिरला ने कहा। इसके बाद दोपहर में 2:15 बजे के आसपास वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 ये पटल पर रखा और ये ध्वनि मत से यानी कि वॉइस वोट से पारित हो गया। और इस बिल का मतलब क्या है कि ये बिल डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड को अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में शामिल करेगा। ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ऐसे डिजिटल स्क्रीनशॉट्स हैं या डिजिटल प्रूफ हैं, ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ये मनी आया था, ये मनी गया था यूपीआई का या बाकी चीज़ों का, बैंक का ऑफिशियल मतलब स्क्रीनशॉट है या स्टेटमेंट है, तो वो अदालत में स्वीकार्य होगा। लेकिन तब जब वो पूरी तरह स्थापित हो जाएगी ऑथेंटिक है, कोई भी टेम्परिंग उसमें नहीं हो, किसी भी तरह से उसमें कोई फिगर नहीं छेड़ा गया हो, तब ही माना जाएगा कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये आज लोकसभा में हुआ। मैंने अगला पन्ना भी पलट लेता हूं। यही हुआ, पीठासीन अधिकारी हैं जगदम्बिका पाल,
उन्होंने किरण रिजिजू की स्पीच और विपक्षी दलों के हंगामे और स्लोगन के बीच में 6 अगस्त यानी कि सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये एक पन्ने की कार्रवाई आज लोकसभा में हुई। उसमें बीच में मैं ये भी ऐड कर दूं कि किरण रिजिजू जो है, जब ये जस्ट हाउस एडजर्न हुआ था उससे पहले उन्होंने राम मंदिर के इशू को भी अचानक उठाया जब हंगामा मचा हुआ था, और उन्होंने बोला जी कि जो विपक्ष के लोग हैं ये राम को नहीं मानते, भगवान राम को, इन्होंने राम मंदिर को नहीं माना, पहले इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, उनको अपमानित किया, और ये जनता देख रही है। तो वो जो राम मंदिर के चढ़ावे के ऊपर विपक्ष ने तमाम तरीके से इशू बनाया है, इवन वो स्किट भी थी इनकी, पप्पू यादव उसमें बने थे पुजारी आई थी, तो वो एडजर्न होने से पहले भी सरकार ने वो हल्का सा राम टेम्पल का इशू छेड़ दिया। अच्छा, रिजिजू की बात से शुरू कर लेते हैं जितिन। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। उसमें कई किस्म की चर्चा की बात सामने आई, छन छन कर की डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा हुई है, सदन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इस पर बात हुई। क्या मुलाकात हुई, इस मीटिंग में क्या हमारे पास इनआउट्स, और कहाँ हुई थी मीटिंग? पार्लियामेंट में मीटिंग हुई थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के चेंबर में मीटिंग हुई थी। वहाँ पे किरण रिजिजू इन हिज कैपेसिटी एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए थे। 50 मिनट के आसपास ये अनुमानित है कि उनकी मीटिंग हुई, उनकी बातचीत हुई। अंदर से जैसे आपने बताया छन छन के जो बातें निकली हैं वो मोटा मोटी यही है कि सरकार ने, अच्छा बाय द वे ये पहली बार है जब सरकार ने रीच आउट किया है ऑपोजिशन को इस सत्र के दौरान। तीसरा हफ्ता चल रहा है, जब तीसरा हफ्ता चल रहा है, और बस अगला हफ्ता जो आखिरी हफ्ता है 13 तारीख को सेशन का आखिरी दिन है। ये ऑपोजिशन के लिए जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से, पहले इनकी बीएसी में मीटिंग्स होती रही हैं, स्पीकर के चेंबर में भी इनकी बातचीत हुई है, जहां पर स्पीकर ने अपनी भूमिका निभाते हुए कोशिश करी है कि दोनों पक्ष और विपक्ष संसद में बैठें, चर्चा करें, अलग अलग बिल्स पे, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करें। और स्पीकर जैसा कि अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में ड्यूरिंग हाउस प्रोसीडिंग्स बोलते भी हैं कि बीएसी में तो आप लोगों ने बोला था, जब वो ऑपोजिशन को एड्रेस करते हैं, बीएसी में आपने बोला था कि आप लोग सदन में आएंगे, आप लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब आप उसका उलट कर रहे हैं। और ये इनफैक्ट एटलीस्ट पूरे इस हफ्ते से तो ये हो ही रहा है। बट विपक्ष के लोग ये बात डिनाई करते हैं, विपक्ष के लोग ये बात डिनाई करते हैं कि हमने को बीएसी में ऐसा कोई एग्रीमेंट बीएसी माने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जहां पर सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग बैठ करके तय करते हैं कि दिन भर में क्या एजेंडा और क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। अब स्पीकर भी होते हैं उसमें। देखिए, आज जो मीटिंग हुई लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और किरण रिजिजू की, उसमें ये बताया जा रहा है कि रिजिजू जी ने बोला कि ये जो डेडलॉक है इसको ख़त्म किया जाए, और 2 इम्पॉर्टेंट बिल पेंडिंग हैं अभी, एक FCRA और एक डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो है वो परिसीमन का बिल है और विमेंस रिजर्वेशन से भी लिंक्ड है वो। तो बात ऐसी भी सुनने में आई और कुछ सूत्रों ने बताया कि सरकार तैयार है एक स्पेशल सेशन कन्वीन करने के लिए, बट कांग्रेस के जितने भी मेरी भी बात हुई, जो उनका कोर ग्रुप है, पार्लियामेंट ग्रुप है कांग्रेस पार्टी का, उसमें ये हुआ कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था स्पेशल सेशन का। और सरकार की तरफ से भी यही बात है कि हमने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया। बट दोपहर में ऐसी स्पेकुलेशन चल रहा था 17 तारीख से कि एक स्पेशल सेशन कन्वीन करके ये बिल का जो पैकेज है, जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पैकेज जिसकी आप बात करते हैं, डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन, तो ये बातचीत रही। बट कांग्रेस ने अपनी तरफ से बहुत क्लियरली ये बात बोल दी है कि जब तक होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे, जो छात्रों पे जो एक्शन हुआ 20 जुलाई को, तब तक सदन में कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं। और एक बात और भी है कि कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल सुबह वाली जो मीटिंग, जो रोज़ मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जो रोज़ सुबह मीटिंग होती है, आज की जो राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मीटिंग थी, उसके एजेंडा को वहाँ पे भी ले जाके वहाँ डिस्कस करके सारे एलाइज को ऑन बोर्ड करके फिर आगे का डिसीजन अनाउंस किया जा सकता है और बताया जा सकता है। अच्छा असद, एक बात बताइए, ये मीटिंग ऐसे जो रिजिजू वाली थी वो धप्पा थी या ऐसे पता था, मतलब अचानक से बोल दिया कि स्केड्यूल्ड मीटिंग थी? बिकॉज 50 मिनट्स की मीटिंग विदाउट स्केड्यूल नहीं हो सकती है, क्योंकि अब अगर संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, नेता विपक्ष से, तो एजेंडा के साथ जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मली ड्रॉप इन कर देते हैं मंत्री राहुल गांधी के ऑफिस में, बट आज वाली मीटिंग स्केड्यूल्ड थी। जैसे अभी पिछले हफ्ते किरण रिजिजू एक दिन अनअनाउंस्ड
राहुल गांधी के ऑफिस चले गए थे और राहुल गांधी के ऑफिस में जो सूत्र हैं उन्होंने बताया था कि वो भी बहुत सरप्राइज थे कि किरण रिजिजू कैसे आ गए थे, बट सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे और कर्टेसी कॉल हाय हेलो हुआ था और वहाँ से वापस चले गए थे। अब अगर वापस आए आज की मीटिंग पे, तो किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद ये बोला कि ये कर्टेसी कॉल था और उन्होंने मतलब बाकी और भी कोई डिटेल शेयर करने से मना किया, बट जो अंदर के सूत्र हैं दोनों तरफ, उन्होंने बोला कि जो संसद में जो कार्रवाई बंद पड़ी है उसको वापस चलाने के लिए उसके प्रयास में किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिलने गए थे। इसमें मैं ऐड कर दूं कि इसके बाद में सरकार के सूत्रों से जो हमें पता चला वो ये है कि इसमें अभी भी सरकार जो है वो एडमेंट है कि एडमेंट आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दे आर कमिटेड टू देयर कॉज कि हमारा लेजिस्लेटिव एजेंडा ये है, FCRA भी उसका एक हिस्सा है और डिलिमिटेशन पैकेज भी उसका एक हिस्सा है, और हमारे लिए ये एक मोर और लेस पत्थर पे लकीर है कि ये हम परस्यू करेंगे। और तो उसमें ये भी ऐड कर देना चाहिए, चाहे बहुत वो डिबेट में बहस में आया है, जो ये कॉम्बिनेशन है डिलिमिटेशन बिल और उसके साथ जुड़ा हुआ है महिला आरक्षण बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जैसे हमको पता ही है कि दोनों हाउसेज में वो सेपरेटली पास होना चाहिए, और नंबर ऑफ मेंबर्स जो वोट करें उसके लिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो 2/3 हाउस की स्ट्रेंथ के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो बिल्स हैं, अभी की जो परिस्थिति है, जैसे आज दोपहर में अटकलें चली कि ये 17 तारीख से जो है ये एक तरह का स्पेशल सेशन हो जाएगा, 17 मतलब मंडे, यहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने मैंने बात की भाजपा में, तो उसमें लोगों का मानना यही था, बीजेपी के अंदर जो जानते हैं, कि अभी ऐसा क्या बदला है। अगर मान लीजिए बदल गया होता तो यही सेशन एक्सटेंड हो जाता, क्योंकि जो अगला सोमवार है जस्ट इंडिपेंडेंस डे के बाद, वो बहुत उसमें टाइम फ्रेम कम है, और अभी जो है विपक्ष को एक तरह के मुद्दे मिले हैं जहां वो सरकार को घेरने के चक्कर में घेर रही है। तो ऐसे में अगर स्पेशल सेशन होता भी है तो उसके लिए आपको कूल डाउन होने देना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है। तो ये चीज़ एकदम इसका एक कोरोलरी जो है वो ये है कि सरकार अपनी तरफ से जो 2/3 मेजोरिटी स्टिच करने की जो उनकी कवायद इतने समय से चली है, और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फ्रूशन पे भी आ चुकी है, सरकार अभी भी कह रही है दे आर कन्विंस्ड कि उनके पास नंबर्स हैं, जो आज चर्चा, लेकिन जो हमें लग रहा है वो नहीं। अभी भी करीब 40 वो कम है लोकसभा में, और करीब 10 के आसपास राज्यसभा में। बट अगर लोकसभा में डिफीट हो जाता है बिल, तो राज्यसभा का तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो अगर आप राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर लोकसभा जाएगा, वहां डिफीट होने का चांस है, क्योंकि 40 का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। वैसे हो सकता था कि कुछ और डिफेक्शंस होते या कुछ तैयार हो जाते, एक आध साथ आने के लिए, एक आध तैयार हो जाते एब्सटेन करने के लिए बड़े दल। लेकिन अभी की परिस्थिति में जब सरकार को कॉर्नर विपक्ष ने कुछ हद तक पार्लियामेंट में कर लिया है, कोई भी विपक्ष का दल शायद ये नहीं चाहेगा कि हम दिखाई दें सरकार के साथ यहाँ। तो इसलिए अभी ये मामला स्टेलमेट पे ही अटका हुआ है। जतिन, एक चीज समझाइएगा, कल के एपिसोड में जब आपने कहा कि सरकार के लिए ऐसा है कि हमारे बिल्स पास हो ही रहे हैं, ध्वनि मत से हो रहे हैं, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके बिल्स पास हो रहे हैं, तो फिर ये आज की मीटिंग की अर्जेंसी क्या थी? आज की मीटिंग जैसे देखिए, डिलिमिटेशन बिना विपक्ष के नहीं पास नहीं तो नॉर्मल बिल तो हम करा लेंगे, नॉर्मल तो हो जाएंगे, आज भी हो गए, कल भी हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो पैकेज है, मतलब एक तरह से सरकार इस चीज को बार बार पत्रकारों से 2-3 महीने पहले भी बड़े मंत्री ने बोला था कि हमारा एजेंडा में ये है और हम इसको लाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने एजेंडा में इसको बहुत आगे रखा है, उसको पास करवाने के लिए आपको विपक्ष को ऑन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। परिसीमन आखिरी बार 2008 और महिला आरक्षण, परिसीमन 2008 में जो हुआ वो कौन सा है? वो है जो राज्यों के भीतर होता है। 2 तरह के परिसीमन होते हैं। परिसीमन का मैं थोड़ा सा वो समझा भी दूं। हमारे संविधान के हिसाब से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 person 1 vote 1 वैल्यू प्रिंसिपल है संविधान में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हाँ, नहीं, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो ये है कि मतलब जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाला कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और 1 वोट होना चाहिए। उसके लिए अब क्या है, हर डेकेड में, क्योंकि अलग अलग राज्यों की आबादी अलग अलग तरीके से बढ़ती है, इसलिए संविधान में है कि हर सेंसस के बाद परिसीमन हो, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कहीं अगर आबादी बढ़ गई है तो वहाँ की जो है सीटें बढ़ जाएंगी, कहीं तो वो परिसीमन जो है होना चाहिए। जो कि साउथ इंडियन जो पार्टीज हैं, साउथ इंडिया बेस्ड पार्टीज जो उनका एक बहुत बड़ा एक कि हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, कि हमने मानी ये बात कि हम पॉपुलेशन को नियंत्रित रखें, उसकी सजा मत दीजिए, उसकी हमें सजा मत। तो पॉइंट ये है कि
क्योंकि ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट पहले कुछ दशक किया गया, उसके बाद 1976 में पहली बार इस पर फ्रीज लगा, इसी चक्कर में कि भाई फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाए। तो जब फ्रीज लगा है तो पहली बार 25 साल का फ्रीज लगा है, उसके बाद 25 साल अटल जी की सरकार ने बढ़ाया। तो जो लोकसभा में अगर आप राज्यों के भीतर देखें, जैसे उत्तर प्रदेश और केरला की या बिहार और तमिलनाडु का जो प्रोपोर्शन है सीट्स का, वो एग्जैक्टली सेम है जो 1971 के सेंसस के आधार पर था। जो राज्यों के भीतर होता है कि राज्य के भीतर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कितनी सीटें हैं और मान लीजिए गोंडा में कितनी हैं, लखनऊ की आबादी ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी। वो परिसीमन पिछली बार 2008 में हुआ है। लेकिन जो राज्यों के भीतर का इक्वेशन है, जैसे 80 सीट यूपी की, 19 सीट मान लीजिए केरला की, ये सिचुएशन 1971 के सेंसस के बाद लगातार हो रही है। और अगर इसको फ्रीज को एक्सटेंड नहीं किया गया तो जैसे ही अगले सेंसस के आंकड़े आएंगे वैसे ही ये फ्रीज अपने आप चला जाएगा। ये कंट्रोवर्सी है पूरी। क्योंकि 2011 में आखिरी जनगणना हुई, हर 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन 2021 में चूंकि कोविड था इसलिए वो डिले होता रहा और अब उसकी प्रक्रिया 2027 में शुरू होने वाली है। यहाँ एक बात जरा स्पष्ट कर दें, जो कि जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात चल रही थी, हमने 2/3 मेजोरिटी की बात की, हम लोग ऐसे एनसीईआरटी में रटते थे आंसर कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे करके हम रट के आए थे। इसके लिए एक बहुत शानदार किताब है, आर पार्लियामेंट, सुभाष कश्यप की, ग्रीन सी कलर की बुक है, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगी, वो किताब जरूर पढ़ें। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है, वो आप उसमें एक चैप्टर आई थिंक 13 या 23 नंबर से पार्लियामेंट नाम का, वो पूरा आप पढ़ जाएं, आपको देश की संसद कैसे चलती है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या निटी-ग्रिटीज, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जतिन हमें एक चीज़ और समझा दीजिए, ये जो फेसबुक पर सरकार का ये दावा है कि हमसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो बनाया था, उन कई दिनों 3-4 उन्होंने वीडियो लगाए हैं अपने इंस्टाग्राम वाले, तो उस एक वीडियो को फेसबुक ने कुछ वक्त के लिए हटा दिया था। फेसबुक का पक्ष ये है कि ये टेक्निकल ग्लिच था, सरकार का दावा ये है कि ये नहीं हो सकता है और आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी और आप माफ़ी मांगिए। आज मीटिंग में क्या हुआ, इसके लिए थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। 3 तारीख को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भाजपा के गोड्डा एमपी, लोकसभा के एमपी निशिकांत दुबे चेयर करते हैं, 31 मेंबर कमेटी है, इनकी मीटिंग हुई थी 3 तारीख को। और उस मीटिंग में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंक्लूडिंग मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर इनको कन्फ्रंट किया गया एक सवाल से, और वो ये था कि पीएम मोदी का जो इंस्टाग्राम वाला वीडियो था, जो पहला वीडियो था उनका 23 को, हाँ 23 को है ना, 23 को, हाँ 23 को, जहाँ पर उन्होंने पहली अपील करी थी, उन्होंने जो पहला अपील किया था स्टूडेंट से, उनको उन्होंने ये आश्वासन देने की कोशिश की थी कि हम इस मुद्दे को कन्फ्रंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अलग अलग तरीके से हम इसको करेंगे, एक हम लॉ लाएंगे और उसको बहुत जल्द पास भी कर दिया जाएगा। उन्होंने इसका बैकग्राउंड दिया था। ये वीडियो जो है, ये वीडियो फेसबुक से रात 12 से लेकर सवेरे 5:30 बजे तक ये कई जगह पर ब्लॉक हो गया था, ये अवेलेबल नहीं था। इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की गई कमेटी द्वारा फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से, मेटा के रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते अवेलेबल नहीं था। आज ये हुआ है कि इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, मेटी, इन्होंने एक मीटिंग की रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, मेटा के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और उसी दौरान एक लेटर जो है वो पब्लिक डोमेन में आया, जिसमें जो वो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने एमएचए को, जो पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर जिनके अंडर आता है और उनके अंडर साइबर ऑफेंसेस वगैरह भी आते हैं, उन्होंने उनको ये कम्युनिकेट किया कि हम ये जो कमेटी है 31 मेंबर कमेटी, निशिकांत दुबे द्वारा लेड कमेटी, हम इनको, यानी मार्क जकरबर्ग को, जो सीईओ हैं मेटा के, इनको हम 3 दिन देते हैं। अगर इन 3 दिन में उन्होंने कैटेगोरिकली अपोलोजाइज नहीं किया पीएम के वीडियो के डाउन होने के संदर्भ में, तो हम उनके ऊपर कुछ एक्शंस ले सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एक्शन होगा सेक्शन 79 आईटी एक्ट का सबसेक्शन 3 के अंडर, जिसके अंदर एक इम्यूनिटी होती है प्लेटफॉर्म्स को, जो ये फॉरेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं या जो इंडिया में बेस्ड प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, जिनको एक इम्यूनिटी होती है क्योंकि वो क्या पब्लिशर्स हैं, क्या वो इंटरमीडियरीज हैं।
सो एज इंटरमीडिएटरी, बिकॉज वो कहते हैं कि ये हमारा कंटेंट नहीं है, ये हमारे यूजर्स का कंटेंट है, जो ये बात कही गई है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो एक पोस्ट है, ये हमने नहीं जनरेट किया है, ये हमारे यूजर्स ने जनरेट किया है. सो दे कैन ऑलवेज से दैट हमने बस पब्लिश किया है, हमने इसका, वी आर नॉट द ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस. लेकिन ये इम्यूनिटी अगर चली जाती है तो पीनल एक्शन, देन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि आपने जो है ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आपने ये. अच्छा, मतलब एक समझाइए इसको. मतलब पहले ये कहता है बेटा कि हम इंटरमीडियरी हैं, हमारा काम नहीं है, किसी और ने लगाया प्लेटफॉर्म पर, हमने किसी तो और बस ने करा, हमने तो पुश किया. इम्यूनिटी का मतलब केवल यही हुआ आपको मिली हुई है कि किसी ने पब्लिश किया तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप केवल इंटरमीडियरी हैं. अगर वो गलत लेकिन हुआ, इम्यूनिटी अगर चली गई तो उसका मतलब है कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर तो होगी, आप केसेस हर आपके ऊपर पोस्ट को होगा. चेक करिए, हर रील को चेक करिए. Precisely. अच्छा. तो यही जो पिछली मीटिंग जिसका मैंने जिक्र किया, जो 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसके बाद में निशिकांत दुबे इनफैक्ट आए, उन्होंने मीडिया को भी ये बताया कि मीटिंग के अंदर ये इस मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने 2-3 चीज़ें जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिप्रेजेंटेटिव्स को बोली, और वो ये थी कि आपके प्लेटफॉर्म्स पर कई इलीगल पोस्ट्स हैं, कुछ तरीके का इलीगल कंटेंट है, some of which relates to child sexual abuse, some of which relates to sexual abuse or content related to that of women. और especially इन 2 मुद्दों पे भारत सरकार बहुत ज़्यादा कड़ा रुख रखती है, बहुत stringent और strict हमारे laws हैं. उसके बावजूद हम आपको बोलते रहते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स को हम कम्युनिकेट करते हैं एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये हटाइए, पर उसके बावजूद ये अवेलेबल रहता है आपके प्लेटफॉर्म पे. ये एक मुद्दा है जो ये कमेटी बहुत समय से टेकअप कर रही है. इनके रिपोर्ट्स जो हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, और जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनसे हमारी चर्चा होती रहती है बीच बीच में, उन्होंने भी हमें ये बताया है कि ऐसी बातें होती हैं. मुझे एक दृश्य याद आ रहा है, फिर आप इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा. राघव चड्ढा तब दिल्ली में विधायक हुआ करते थे, और तब उन्होंने फेसबुक के किसी इंडियन हेड को बुला करके दिल्ली विधानसभा में ही बहुत लंबी कड़ी, वो प्रिविलेजेस कमेटी में बातचीत उनको बुलाया की थी. गया था, वहाँ पर भी ऐसा ही एक मुद्दा था. हालांकि उसमें ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और ये ऐसा नहीं मुद्दा था, पर रिलेटेड बेसिकली कंटेंट और कंटेंट की ओनरशिप और कंटेंट के ओनरशिप एंड देन रिलेटेड लायबिलिटी, उसके ऊपर बात हुई थी. तो अब ये हुआ है कि अब सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि मेटा ने अपनी तरफ से अपोलोजाइज कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ सरकार से ही अभी आया है. मेटा की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना कोई आधिकारिक बयान आया है. लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो वो 3 दिन का डेडलाइन दिया गया था, उसके संदर्भ में, उसके चलते ये हुआ है कि मेटा ने हमें बोल दिया है कि कि मार्क ज़करबर्ग हैज़ अपोलोजाइज्ड, बट इट इज़ एक्चुअली येट टू बी सीन ऑफिशियली वेदर दैट हैज हैपेंड. अच्छा, मतलब गवर्नमेंट क्लेम्स, पीटीआई क्लेम्स. जी, आप कुछ ऐड करेंगे? बस अच्छा, हम लोग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स पर तो बात करते ही हैं, लेकिन आपके और मेरे लिए ज़रूरी ये भी है कि जो आज राज्यसभा में, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में होता है, जिसे हमारी जनरेशन है बहुत सारे लोग बोरिंग कहकर खारिज कर देते हैं, उसके बारे में भी बात की जाए, क्योंकि असल में आपका जीवन उसी से प्रभावित होता है. राज्यसभा में आज काफ़ी कुछ हुआ है, मैं आपको उसके 2-3 अपडेट्स बता देता हूँ. 11 बजे राज्यसभा शुरू होती है. उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन. इसी जुलाई के महीने में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, जगदीप धनखड़. उनके बाद सीपी राधाकृष्णन को ये पद मिला. उसके बाद चूंकि आज 5 अगस्त है, ये वही तारीख है जब 5 अगस्त 2019 को, आज से 7 बरस पहले, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था. तो उस पर बीजेपी के सांसद हैं सतपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो है एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है, और फिर उन्होंने एक विधान एक संविधान एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात कही. उसके बाद हरियाणा से बीजेपी सांसद है संजय भाटिया, उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन की प्रशंसा की और कहा कि इसके और फेरे बढ़ाए जाने चाहिए. यहाँ से कुछ जरूरी बातें शुरू होती हैं. केरल से सीपीआईएम के सांसद हैं डॉक्टर वी शिवादासन. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, कि मर्जी से हटा दिया गया, उस पर बात उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि आप मुद्दे पर ही बात करिए, इस पर अभी बात मत करिए. तो ये हुआ. उसके बाद फिर महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी. उन्होंने कहा कि विभिन्न ब्रांडों की जो दवाएं हैं, उनके एमआरपी को रेगुलेट करने और तर्कसंगत बनाने का मुद्दा है.
दर्शक जानते हैं और इस तरह की कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं जब दवाइयों को एमआरपी से ज़्यादा रेट पर बेचा जा रहा है, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में ये एमआरपी का सिस्टम आया था और उसके बाद ये तय हुआ था कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना ही है, आप इतनी ही प्राइस पर खरीद सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आवर की शुरुआत होती है और सुधा मूर्ति जो मनोनीत सांसद हैं, जैसे आप जानते हैं कि 12 सांसद जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, है ना। तो उसमें सुधा मूर्ति ने सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया और बहुत सारी दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि चालक ठीक से गाड़ी नहीं चलाते, इस पर उन्होंने बात की। इसके बाद 2 बजे दोपहर राज्यसभा में अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से सांसद हैं, उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय की जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, याद रखिएगा, लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में आया और वहां भी ध्वनि मत से पारित हो गया बिल, लेकिन सिर्फ बिल की तालियों के बीच में विरोध की आवाज नहीं दबाई जा सकती है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा भी रही है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी हैं, टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां इस पर की हैं, मैं दर्शकों का ध्यान वहां चाहूंगा। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को नियुक्त नहीं करेगी सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों, समलैंगिकों को नियुक्त नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी हाईकोर्ट में 30% पद खाली हैं और हाईकोर्ट के कुल जजों में महिलाएं सिर्फ 14% हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि SC ST और महिलाओं को मिलाकर न्यायपालिका में इनकी हिस्सेदारी 20% से भी कम है। और 2008, ये मेनका गुरुस्वामी का दावा है संसद के पटल पर, कि 2018 से 2026 के बीच इस सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने 3% अनुसूचित जाति, 2% अनुसूचित जनजाति और 12% OBC जज नियुक्त किए। और उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को बुलाने की मांग की। ये भी कहा कि कानून मंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने ये भी कहा कि भारत जल्द ही एक महिला जज को CJI के रूप में देखेगा। और उसके बाद ध्वनि मत से ये बिल पास हो गया। तो लोकसभा में एक बिल पारित हुआ जो था कि आप अपने अगर बैंक के स्टेटमेंट से उसके डिजिटल प्रूफ रखते हैं और आप अदालत में स्वीकार किए जाएंगे। राज्यसभा में एक बिल पास हुआ जो कि लोकसभा में ऑलरेडी हो चुका है, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये लोकसभा में हुआ, ये राज्यसभा में हुआ, उसके इर्द गिर्द क्या हुआ हमने आपको ये बताया। अब हमारे लिए कोई फीडबैक हो तो आप बता दीजिए। लास्ट बात मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने मेंशन किया कि मेनका गुरुस्वामी ने ये बात रखी, हाँ, और वो बात आज सारे ही विपक्ष के सांसद जो थे उन्होंने आज और कल से एक ये स्ट्रैटेजी बन गई है कि जब भी कोई बिल पे डिस्कशन होगा तो वो उनको स्पीच के लिए माइक मिलता है। वो स्टार्ट तो बिल पे करते हैं, बट वो आगे जाते जाते यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पे बात ले आते हैं और राम मंदिर इशू पे बात ले आते हैं। तो अभी मेरी एक राज्यसभा सांसद से बात हो रही थी विपक्ष की, तो वो ये बता रहे थे कि हम लोगों ने ये एक तरीका है कि फिर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको जो चेयर पे होते हैं पीठासीन अधिकारी वो मना कर देते हैं और फिर माइक बंद कर दिया जाता है। बट ये एक पैटर्न आज पूरे दिन और कल भी देखा गया कि जो भी बिल पे डिस्कशन हो रहा है उसमें पहले आप बिल पे बोलें, उसके बाद आप बात को राम मंदिर और होम मिनिस्टर अमित शाह से जवाब मांगने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए। अच्छा, एक और दीपक, हाँ, आपने जो बताया भाजपा के सांसद का कि 5 अगस्त है तो एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, ये भी आप दर्शकों को बता दें, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत फेमस लाइन हुआ करती थी। और वो कहते हैं, उनका एक नारा भी तो है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो बेसिकली उसमें ये था कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, तो उसका अलग फ्लैग नहीं हो सकता, अलग प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, है ना, तो और अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ये पुरानी डिमांड थी। तो 370 हटने के बाद बीजेपी के सांसद अक्सर जाते हैं बैक टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिससे एक लेगेसी पार्टी की हिस्टोरिकल। एक मेरी ना क्यूरोसिटी जरा आप शमन कर दीजिए प्लीज। नहीं, ऐसा कोई टॉस नहीं है। मुझे ये बताइए कि जैसे ये हम कई बार पढ़ते हैं ना कि इसको एक्सपंज कर दिया जाए, तो जैसे स्पीकर बोल रहे होते हैं और जैसे माइक बंद हो गया तो वहां जो टाइप करने वाले धड़ धड़ तुरंत टाइप कर रहे होते हैं, सारा का सारा सब कुछ बिल्कुल इन रियल टाइम। जी, रियल टाइम, मतलब एक जो बोल रहे हैं और 2 धड़ टाइप ये हमसे भी ज्यादा और मोस्ट प्रोबेबली जेनजी से भी ज्यादा फास्ट हैं, बिकॉज उनको शॉर्ट हैंड आता है, वो तुरंत वो टक। और कई बार आजकल स्पीकर जब हंगामा बचता है तो तभी बोल देते हैं कि मैं कि चलिए इसको हम रिकॉर्ड पे नहीं रखेंगे, एक्सपेंज कर दिया जाएगा, तो आपको पहले से मालूम पड़ जाता है। बाकी एक लिस्ट आती है जो कि पत्रकारों को आती है रात को 8-9 बजे कि ये चीज एक्सपेंज है, ये लो। अच्छा, जो आप दिखा रहे थे हरे से करेक्टेड डिबेट्स जो होती है, लेकिन आजकल कई बार पहले भी अंदाजा पड़ जाता है कि सभापति खुद ही बोल देते हैं कि इसको हम हटा देंगे, मतलब वो हट जाएगा, क्योंकि अगर आपने छाप दिया जो हट गया है तो दिक्कत वाली बात है। सर, इन्होंने एक अभी शब्द कहा शॉर्ट हैंड टाइपिंग, वो मतलब कोई टाइपिंग अलग तरीका होता है? यार पहले हुआ करता था ना। अच्छा, दूसरे तरीके से अब तो जल्दी हो जाता है। अब तो सारी भाषाओं में जो है आप ट्रांसलेशन सुन सकते हैं, आप
YouTube पे भी कई चैनल्स हैं। लोकसभा का जो YouTube चैनल है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है, सारी रीजनल लैंग्वेजेस कई रीजनल लैंग्वेजेस में लाइव आप- ट्रांसलेशन मिलता और है। अभी तो उसको ह्यूमन इंटरफेस कर रहा है, बट बहुत जल्द AI से भी ये अलग अलग विविध भाषाओं में ये ट्रांसलेशन होंगे रियल टाइम में। चलिए ये बातचीत लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खूब सारी हिंदी में हो, और जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं उनका तो इसमें मिश्रण हो ही। लिज मैम को आप सुनते ही हैं, मनोज सर को आप सुनते ही हैं, तो जितने भी हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप इस शो को लगातार देखते रहिए। जो हमारे लिए फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है मेरे साथी विजय और राज। नमस्ते, बाय।